प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो जीएस के अलग अलग पार्ट हैं जिसको हम लोग सिविल सेवा अर्थात आईएएस के एग्जाम के लिए भी कवर करेंगे और स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए भी कवर करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया है कि जो जनरल स्टडी की क्लास हम लोग करेंगे ये थ्रू क्लास नोट करेंगे और मैं अपने ही क्लास नोट के माध्यम से आप सभी लोगों को के लिए जीएस के अलग अलग पार्ट पे अब डिस्कशन करने वाला हूँ। रेगुलर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए और पूरा जनरल स्टडी थ्रू क्लास नोट के माध्यम से आप देखें। तो सबसे पहले इस कड़ी में हम लोग जो शुरुआत करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का निर्णय लिया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को थ्रू क्लास नोट किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि क्लास नोट के माध्यम से जब आप पढ़ेंगे तो एक तो आपका फास्ट रिवीजन भी होगा, बहुत अच्छे से हर चैप्टर का कंसेप्ट भी बनेगा, क्लासेस भी थोड़ा इजीली कवर हो जाएगी और दूसरे आपको वही मटेरियल मिलेगा जो हम लोग क्लासरूम में जो विद्यार्थी हमारे साथ सीधे जो है जुड़े होते हैं उनके लिए जो सर्विसेज हो पाती हैं वही सर्विसेज डायरेक्ट आपको मिलेंगी। तो जितने भी लोग आप लोगों में से दूर दराज के क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में रह रहे हैं या दिल्ली से दूर रह रहे हैं, तो उनके लिए एक तरीके से यह एक सुविधा होगी कि वो क्लास नोट वाली चीजों को आसानी से दूर बैठे ही जो है समझ सकेंगे और बिना क्लास के ही अपने कंसेप्ट को और अपनी समझ को क्लियर कर सकेंगे। और चूंकि यूपीएससी के लिए आप जानते हैं एक बेहतर समझ की आवश्यकता होती है और माना जाता है कि यूपीएससी का जो पूरा एग्जाम है वो 3 चरणों में बांटकर जो है देखा जा सकता है। एक बेसिक्स का बिल्कुल आधारभूत जानकारी, दूसरा कंसेप्ट का जो अवधारणाएं हैं उनकी जानकारी और तीसरा एप्लीकेशन का जो उसके अनुप्रयोगात्मक पहलू हैं उनको लेकर के। प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग जो है हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो टीचिंग की जाएगी वो सब आपको स्क्रीन पर दिखती रहेगी। हर पेज को आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। हर जो है डिलीवरी, जो क्लास में जो डिलीवरी की गई है उसके माध्यम से आप घर बैठे सेम कंटेंट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी समझ को बेहतर ढंग से बना सकते हैं। और बौद्धिक रूप से यूपीएससी का जो लेवल है, आईएएस का जो लेवल है, स्टेट एग्जाम का जो लेवल है, उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रोग्राम की मैं शुरुआत कर रहा हूं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल जो उपेंद्र अनमोल स्पेस आईएएस के नाम से है, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों, दोस्तों और सभी परिचितों को बोलें ताकि अधिक लोगों तक हमारी ये जो सर्विस है वो पहुंच सके। और जो बच्चे बहुत दूर दराज में भी रह करके या दूर क्षेत्रों में रह करके दिल्ली नहीं आ पाते हैं, मुखर्जी नगर नहीं आ पाते हैं, उन तक ये सर्विस पहुंच सके। तो प्लीज इसमें आप सभी लोग सहयोग करें और बेल आइकन को दबाते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम की चर्चा करते रहें, तो निश्चित रूप से आपको भी मदद मिलेगी और बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। तो इस तरीके से जो हम लोगों को आगे बढ़ना है तो आपकी सहयोग की अपेक्षा है। तो पुनः आप सभी लोगों को जो है इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और जो है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं बहुत ही जो है धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं उपेंद्र अनमोल आज से इस क्लास को शुरू करता हूं। देखिए सबसे पहले तो समझना है टेक्नोलॉजी को लेकर के क्या विजन रहा है। तो आप जानते होंगे कि भारत जब आजाद हुआ तो सबसे पहले भारत में आर्थिक नीति को बनाया गया और इसके लिए योजना आयोग को बनाया गया, प्लानिंग कमीशन को बनाया गया। योजना आयोग ने जब प्लानिंग कमीशन, नियोजन समिति या नियोजन के लिए जो आयोग बनाया तो उसने विचार किया कि संसाधनों का वरीयता के अनुसार उपयोग कैसे किया जा सकता है। क्या बिना विज्ञान और तकनीकी के संसाधनों का वरीयता के अनुसार उपयोग हो सकता है? तो अंततः योजना आयोग ने निर्णय लिया कि बिल्कुल नहीं, विज्ञान को प्रभावी साधन के रूप में जरूर उपयोग करना होगा, तभी हम संसाधनों का सटीक उपयोग भी कर पाएंगे और सभी लोगों तक जो है सरकार की सुविधाओं को, जीवन की आधारभूत सुविधाओं को पहुंचा सकेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और बैंडविड्थ जैसी जो हमारी
आवश्यक जरूरत की चीजें हैं वो बिना विज्ञान के माध्यम से, बिना विज्ञान के लोगों तक नहीं पहुंच सकती हैं। खुद गांधी जी ने कहा था कि जो है अनेक सुविधाएं जो जीवन की न्यूनतम जरूरत की हैं उनको सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए तकनीकी को हमें हाथ बनाना होगा। और खुद आपने देखा कि गांधी जी ने चरखा कार्यक्रम को बहुत महत्व दिया और चरखा कार्यक्रम की यह सबसे बड़ी सफलता रही कि भारत में जो लोग जिनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं होते थे, ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े नहीं होते थे, चरखा कार्यक्रम के माध्यम से सबके पास वो उपलब्धता बढ़ी। तो गांधी जी ने तकनीक के महत्व को पहले ही समझ लिया था और लोगों को उस तकनीकी पहलू से जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया और अपने पूरे जीवन को भी उसमें झोंकने का प्रयास किया। तो आजादी के बाद सबसे पहले 1958 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले विज्ञान की नीति बनाई गई और उसे साइंस पॉलिसी नाम दिया गया, विज्ञान नीति नाम दिया गया। और इसके अंतर्गत विज्ञान से जुड़ी हुई अनेक संस्थाओं का विकास किया गया, प्रयोगशालाओं का विकास किया गया, लाइब्रेरी का विकास किया गया और जो है अनुसंधान और शोध के लिए वातावरण बनाने की कोशिश की गई। 1983 में भारत सरकार के द्वारा दूसरी विज्ञान की नीति लाई गई, उसको टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी कहा गया। इसके अंतर्गत भारत सरकार ने निर्णय लिया कि केवल विज्ञान के विकास से नहीं जो है लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, बल्कि तकनीकी के विकास और फैलाव से लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। और इसलिए भारत सरकार के द्वारा टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी 1983 प्रस्तुत की गई और इसके माध्यम से टेलीविजन का लोगों तक प्रचार प्रसार किया गया, टेलीफोन का लोगों तक विस्तार किया गया। इसके अलावा जो है कृषि में तकनीकों का अनेक प्रचार प्रसार किया गया और कुल मिला जुला करके आधुनिक समय की शुरुआत जो है इससे हुई। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा विज्ञान और तकनीकी की एक नई नीति को लाया गया और उसे नाम दिया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी टुगेदर, विज्ञान और तकनीकी को एक साथ लाया जाए ताकि विज्ञान का जो बेहतर उपयोग है मानव जीवन में उसको सुनिश्चित किया जा सके। और इसके लिए 2003 में पॉलिसी आई और विज्ञान और तकनीकी को एक साथ बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा STI पॉलिसी, साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी को लाया गया और इसमें कहा गया कि केवल विज्ञान और तकनीकी ही नहीं बल्कि नवाचार के कार्यक्रमों को सुनिश्चित किए बिना विज्ञान और तकनीकी के लाभों को सब तक नहीं जोड़ा जा सकता। दूसरे 2013 की विज्ञान तकनीकी नवाचार नीति में यह निर्णय लिया गया कि 2020 तक भारत को दुनिया के 5 टॉप 5 साइंटिफिक पावर देश के अंतर्गत भारत को शामिल करना है और भारत को एक तरीके से साइंस के क्षेत्र में लीडर कंट्री या पोटेंशियल लीडर कंट्री के रूप में बदलना है। साथ में जेंडर जो इनइक्वालिटी है विज्ञान के क्षेत्र में, उस जेंडर इनइक्वालिटी को जेंडर इक्वालिटी या एम्पावरमेंट की तरफ मोड़ना है और विज्ञान के क्षेत्र का बेहतर विकास करना है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विज्ञान और तकनीकी की एक नई नीति को प्रस्तावित किया गया और उसे टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी 2035 नाम दिया गया। तकनीकी नीति 2035 जिसको शार्ट में टेक्नोलॉजिकल विजन 2035 भी कहा जाता है कि तकनीकी विजन 2035 अर्थात 2035 तक भारत के लिए जिन तकनीकों की आवश्यकता है उसका कैसे विकास किया जाए और चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व किस प्रकार से भारत करे उसके लिए पहल की गई है। तो वर्तमान में टेक्नोलॉजिकल विजन 2035 को पाने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। टेक्नोलॉजिकल विजन 2000 जो है 35 में तकनीकी को कई भागों में बांटा गया है और कुछ बंटवारा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं उसमें कहा गया कि पहली तो वो तकनीकी जिसमें भारत एक लीडर कंट्री है, मींस दोज टेक्नोलॉजी इन विच वी हैव लीडर कैपेबिलिटी, जिसमें हमारे पास जो है नेतृत्वकर्ता की क्षमता है। इसमें आईटी की तकनीकी आप सभी लोग जानते हैं, लेजर की तकनीकी है, सुपर कंडक्टिविटी की तकनीकी है और मटेरियल साइंस की तकनीकी है। इसमें हम लोग लीडर कंट्री हैं, लीड कर गए हैं।
दूसरा डिवीजन उन्होंने कहा कि दोज टेक्नोलॉजी in which we have potential leader capability, पोटेंशियल लीडर कैपेबिलिटी, जिसमें हमारे पास संभाव्य नेतृत्वकर्ता की क्षमता है, और इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी आती है, जहां हम भविष्य में पूरी दुनिया का तकनीकी के इन क्षेत्रों में नेतृत्व कर सकते हैं। तीसरा उन तकनीकों को रखा गया कि दोज टेक्नोलॉजी इन विच वी नीड टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस, ऐसी तकनीकी जिसमें हम लोगों को तकनीकी स्वतंत्रता की आवश्यकता है, जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी है। क्योंकि आप जानते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी में दूसरे देश पर निर्भर होना बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि जब राष्ट्रीय हितों का मुद्दा आ जाता है तो दूसरे देश पर उचित समय पर, सही समय पर सहयोग मिल सकेगा, इसके बारे में बहुत कायदे से नहीं कहा जा सकता है। अगर कोई राष्ट्रीय विपत्ति आती है, कोई युद्ध की संभावना बनती है, तो ऐसे समय में दूसरा देश आपको सहयोग करेगा, इसके लिए बहुत सही से नहीं कहा जा सकता। इसलिए यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस, तकनीकी स्वतंत्रता की आवश्यकता बन पड़ती है, और सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी का तीसरा डिवीजन टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस किया है। चौथा डिवीजन है कि दोज टेक्नोलॉजी इन विच वी नीड फॉरेन कोऑपरेशन, ऐसी तकनीकी जिसमें हम लोगों को दूसरे देश के सहयोग की आवश्यकता है। अनेक तकनीकी हैं, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन है, जैसे जो है सीवेज ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, हेल्थ रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोगों को दूसरे देश के सहयोग की आवश्यकता है। बिना दूसरे देश के सहयोग के हम लोग यहाँ पर तकनीकी में अपनी पोजीशन को बहुत बेहतर नहीं बनाकर रख पाएंगे। इसलिए चौथा बंटवारा किया गया कि दोज टेक्नोलॉजी इन विच वी नीड फॉरेन कोऑपरेशन या इंटरनेशनल कोऑपरेशन। पांचवी वो तकनीकी, दोज टेक्नोलॉजी इन विच इथिकल प्रॉब्लम, ऐसी तकनीकें जिसमें नैतिक समस्याएं हैं, जिनके विकास में दुविधा है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, ट्रांसजेनिक सीड है, जैसे जीएम सीड है। अभी आपने देखा जीएम सरसों, जीएम मस्टर्ड को लेकर के कितनी चुनौती रही, अंततः 2017 में भारत सरकार ने उसको अनुमति दिया। बीटी ब्रिंजाल को लेकर के आपने देखा, बीटी बैगन को लेकर चुनौती बनी ही रही। बीटी कॉटन को लेकर चुनौती थी, बहुत लंबे समय के बाद भारत सरकार ने उसकी अनुमति दिया। जीएम सोयाबीन को लेकर के अभी भी भारत में एक बहस चल रही है, एक चुनौती चल रही है। ऐसे ट्रांसजेनिक सीड को लेकर के, क्लिनिकल ट्रायल को लेकर के, या इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट को लेकर के, या क्लाइमेटिक इंजीनियरिंग को लेकर के अभी अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े हैं। तो पांचवें प्रकार की तकनीकी ये आती है। तो देखिए जो है तकनीकी का एक सामान्य बंटवारा आपने देखा। अब तकनीकी का अगर एक सामान्य बंटवारा किया जाए तो तकनीकी को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर एक स्ट्रैटेजिकल तकनीकी, सामरिक तकनीकी, और नंबर दो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी, ज्ञान आधारित तकनीकी। सामरिक तकनीक के अंतर्गत वो तकनीकें आती हैं जो राष्ट्र के स्वातंत्र के विकास के लिए जरूरी है, जो राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों के विकास के लिए जरूरी है, जिनके बिना राष्ट्रीय हितों को, नेशनल इंटरेस्ट को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, जिनके बिना राष्ट्र के हित को अक्षुण्ण बना करके नहीं रखा जा सकता है। जैसे नंबर एक स्पेस टेक्नोलॉजी, नंबर दो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नंबर तीन डिफेंस टेक्नोलॉजी। नंबर दो ऐसी तकनीकें जो ज्ञान आधारित तकनीकी हैं, और आप सभी लोग जानते हैं 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, और जिसके पास ज्ञान होगा वही पूरी दुनिया में लीड करेगा। और वर्तमान में सारा ज्ञान तकनीकी आधारित है और तकनीकी के अंतर्गत है। आप जानते हैं इकोनॉमी के अंतर्गत भी 4th सेक्टर इकोनॉमी और 5th सेक्टर इकोनॉमी का विकास तेजी से हो रहा है, जिसको इंडिगो इकोनॉमी या गिग इकोनॉमी अनेक नामों से जाना जाता है। तो ज्ञान आधारित तकनीक जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, आईटी है, टेलीकॉम है, स्पिनट्रॉनिक्स है, एटमट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैग्नोनिक्स है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, वेरियस टेक्नोलॉजी है जिसके विकास की आवश्यकता है। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी से, अंतरिक्ष तकनीकी से। वैसे भी आप सभी लोग जानते होंगे कि अंतरिक्ष तकनीकी में भारत की जो उपलब्धि है वो भारत को गौरव दिलाने वाली है।
आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन की घोषणा की है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया गया है, जिसके नाते हम स्काई वार में, अंतरिक्ष के युद्ध में भी अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की क्षमता को अर्जित कर चुके हैं। आपने सुना होगा कि विद्वानों का यह मानना है कि वर्तमान में अंतरिक्ष शक्ति बने बिना कोई विश्व शक्ति नहीं बन सकता है। जो अंतरिक्ष शक्ति बन सकता है वही विश्व शक्ति बन सकता है। इसलिए स्पेस टेक्नोलॉजी के विकास के बिना कोई भी देश सुपर पावर या पूरी दुनिया में उभार की अपनी कल्पना नहीं कर सकता और विश्व गुरु नहीं बन सकता है, पूरी दुनिया को लीड नहीं कर सकता है। और भारत के लिए बड़ी जो है सौभाग्य की बात है, बड़ी जो हमारे लिए सुकून देने वाली बात है, हमारे लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश हैं। और भारत की अंतरिक्ष उपलब्धि कई मामलों में तो पहले नंबर की है। जैसे आपने देखा कि मंगल पर जाने वाले हम दुनिया के पहले देश बने, पहली बार में ही सफलता, मंगल पर जाने वाले पहली बार में हम पहली देश बने। ऐसे अनेक उपलब्धियां हैं जो बीच बीच में मैं चर्चा करूंगा। इसमें भारत की उपलब्धि पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शक जैसा है, आइडियल आदर्श जैसा है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि अंतरिक्ष में हम इस तरीके की क्षमता रखते हैं। अब डिस्कशन किया जाए कि जो है अंतरिक्ष तकनीकी क्या है। वैसे तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप जानते होंगे कि भारत में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना 1972 में की गई। अंतरिक्ष विभाग का मुखिया कोई मंत्री नहीं होता, सीधे प्रधानमंत्री होता है। अंतरिक्ष विभाग सीधे प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए जो है 2019 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और 2019 में उसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 50 वर्ष पे आप सभी लोग जानते हैं क्या मनाया जाता है, गोल्डन जुबली। जैसे 25 वर्ष पे सिल्वर जुबली मनाया जाता है, 50 वर्ष पे गोल्डन जुबली मनाया जाता है, और 60 वर्ष पे डायमंड जुबली मनाया जाता है, 75 वर्षों पे प्लेटिनम जुबली मनाया जाता है, 100 वर्षों पर सेंचुरी मनाया जाता है। तो इसरो के लिए यह गोल्डन जुबली का वर्ष है। इस नाते स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्न पीटी और मेंस में पूछे जाएंगे और आप सभी लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करने की आवश्यकता है, बहुत फोकस करके जानते हैं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अब हम सभी लोग स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में समझेंगे।